हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग 5वां नंबर साइंस मॉडल पेपर का देखने वाले हैं, पार्ट नंबर 2। इसलिए हम लोग देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। उस समय हमारा जो था ये टैब का बैटरी ख़त्म हो गया था, जिसके कारण 37 तक प्रश्न हो पाया था। 38वां से प्रश्न देखना था, इसलिए चलिए शुरू करते हैं। लेंस का सूत्र है, लेंस का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और ये वाला जो फॉर्मूला है ये मिरर फार्मूला है, ये मिरर फार्मूला है, मिरर फार्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो तरंग अधिकतम होता है लाल का होता है। मैंने ये आपका डिस्कस किया है, तीसरे नंबर वाले मॉडल पेपर में भी मैंने इस बात का डिस्कशन किया है कि भाई सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है लाल का। और मतलब कि आपको इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि इनर्जी जो होगा, इनर्जी ENERGY, इनर्जी लाल रंग का कम होता है और फ्रीक्वेंसी भी आपका लाल एनर्जी का कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? 1 डायोप्टर होगी। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। कैसे? मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि पावर 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 ऑफ लेंस के बराबर क्या होता है? 1 फोकल लेंथ होता है। और भी मीटर में रहना चाहिए। ठीक, तो बराबर 1/1 करेंगे तो 1 डायोप्टर ही आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों पढ़ते जाइए, याद करते जाइए, रिवीजन करते जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? देखिए, ये भी प्रश्न आपको बताया गया था। I²R। आपको मैंने पावर का 3 फॉर्मूला बताया था। कौन कौन फॉर्मूला बताया था? I²R, V²/R, और एक और फॉर्मूला मैंने बताया था V और I। ये तीनों फार्मूला मैंने डिस्कशन किया था। देखिए कितना सारा प्रश्न जो है आपके, जो मैंने बता रहा है मॉडल पेपर आपको, वो सारे मॉडल पेपर से इसमें प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ बस आप पढ़ते जाइए और याद करते जाइए। टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रजिस्टर शुड बी कनेक्टेड इन। रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ना चाहिए। तो कौन? तो सी, ऑप्शन बी होगा, सीरीज में जोड़ना चाहिए। ठीक है, मैंने इसके बारे में भी बता चुका है। और एक प्रश्न भी आपको दिया था, डिफरेंस बिटवीन सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। ये होगा आपके तीसरे नंबर वाले मॉडल पेपर में। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सारे वीडियो का, या तो प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। आप कृपया जाके सारे वीडियो को पढ़ें, लाइन बाय लाइन वीडियो से पढ़ें, याद करें, नोट डाउन करें अपने कॉपी में। उसके बाद देखिए इससे कितना प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। देखिएगा, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो ये भी प्रश्न बताया गया है। मैंने पिछला वीडियो जो है उसमें भी डिस्कशन किया था कि यूरिया कितना पाया जाता है, तो 2% पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद कलर क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है, मैंने बताया था आप लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। विच पिगमेंट मेक ए कलर ऑफ यूरिन येलो? तो यूरोक्रोम। निम्नलिखित में से कौन सी नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो पेट्रोल है, क्योंकि ये लगातार आपके 3 मॉडल पेपर से प्रश्न आ रहा है। अनवकरणीय ऊर्जा मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? अनवकरणीय ऊर्जा मतलब कि अगर मानव के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए एनर्जी का सोर्स, तो वो ख़त्म हो जाता है समय के साथ। और जब ख़त्म हो जाएगा तो उसको आदमी के द्वारा बनाया नहीं जा सकता है। वो जो है प्राकृतिक के द्वारा ही तैयार किया जाता है, इसलिए वो जो होता है ख़त्म होने के बाद दोबारा नहीं बन सकता है, तो उसको कहते हैं अनवकरणीय ऊर्जा। लेकिन जल खत्म नहीं हो सकता है, सूर्य की रोशनी खत्म नहीं हो सकती है, पवन मतलब हवा खत्म नहीं हो सकती, तो ये सब नवकरणीय ऊर्जा है। कितना भी मानव यूज कर ले, सूर्य की रोशनी खत्म नहीं होगी, पवन खत्म नहीं होगा, जल खत्म नहीं होगा, लेकिन पेट्रोल धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। लैंगिक जनन में संचारित रोग कौन सा है? एड्स है। ऑप्शन नंबर सी। ये भी आपको मैंने बताया था तीसरे नंबर वाले मॉडल पेपर में या चौथे वाले में बताया होगा कि एड्स और गोनोरिया वाला ऑप्शन था। एड्स और गोनोरिया वाला क्वेश्चन था, आप लोगों ने देखा होगा। एड्स किसके कारण होता है? वायरस के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक है मतलब कंडक्टर है? तो ये भी मैंने बताया था, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है? अपरूप है। अपरूप है किसका? अपरूप है किसका? कार्बन का अपरूप है। ये भी क्वेश्चन देखिए मैंने बताया। सारे प्रश्न एक से एक
बार रिपीट हो रहे हैं, बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इसका ज़्यादा संभावना है ये सारे मॉडल पेपर का आपके एग्जाम में आने का। आप मिला लीजिएगा अपने एग्जाम से आके यहाँ से प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है, मतलब जैव घटक कौन है निम्नलिखित में से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कवक, मतलब फंगी हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है, विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है भूत तार के द्वारा, अर्थ करते हैं उसके द्वारा किया जाता है। 48 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किसमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है? विद्युत मोटर का प्रयोग लेथ मशीन में, विद्युत पंखा में, टेप रिकॉर्डर, की इनमें से सभी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों में प्रयोग होता है विद्युत मोटर। एक और आपसे प्रश्न पूछा गया था कि स्प्लिट रिंग जो है किसमें प्रयोग होता है? देखिए बताते हैं। SPLIT, स्प्लिट रिंग का प्रयोग किस में होता है? तो स्प्लिट रिंग का प्रयोग आपका होता है विद्युत मोटर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ेंगे हम लोग। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इलेक्ट्रिक मोटर? तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। दो हल्के नाभिकियों के जुड़कर एक भारी नाभिक बनने के लिए क्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, इनमें से कोई नहीं, ए और बी। देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है कि एक बड़ा सा न्यूक्लियर टूट के दो भागों में छोटे छोटे न्यूक्लियर में बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, आपका नाभिकीय संलयन होगा। ऑप्शन नंबर ए, 50 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कार्बन इज अ मेंबर ऑफ विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल? मतलब कि कार्बन कौन से पीरियोडिक टेबल का, मतलब आवर्त सारणी का किस वर्ग का सदस्य है? 12 का है, 13 का है, 2 का है कि 14 का है? तो वर्ग 14 का है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 52 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? ये भी मैंने आपको बता चुका है। आपका मॉडल पेपर 4 वाला ही में ये क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम वाला। मतलब हर जगह से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ऐसा चुनिंदा प्रश्न, ऐसा मॉडल पेपर आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ। बस अभी से लेकर आप एग्जाम तक जुटे रहिए। हर विषय का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिलेगा, और वहीं से प्रश्न पूछने की संभावना बिहार बोर्ड को 2025 में रहेगी, और आप बना के भी आएंगे और हर विषय में 90+ स्कोर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु क्या है? पारा है। आप अधातु और धातु वाले चैप्टर में पढ़े होंगे पारा। अच्छा, अधातु पूछता तो अधातु पूछता तो क्या होता? तो अधातु पूछता तो ब्रोमीन होता, ब्रोमीन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। यहाँ से सोडियम की संयोजकता क्या है? वैलेंसी ऑफ सोडियम 2, 8, 1 है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था ये भी आपको क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ मेरे मॉडल पेपर में, ये भी है क्वेश्चन मरकरी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O होता है। कैल्शियम सल्फेट डॉट डाईहाइड्रेट होता है। FeSO4.7H2O क्या है? तो ये है आपका हरा। ये है क्या चीज़? हरा है, हरा। ठीक है। और ये क्या है आपका? ये है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। CuSO4.5H2O ये है क्या? तो ये है नीला थोथा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। इसका नाम हो गया कॉपर सल्फेट डॉट पेंटाहाइड्रेट हो गया। FeSO4.7H2O हरा थोथा। CaSO4.2H2O जिप्सम का हो गया। CaSO4.5H2O POP हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। ऑक्साइड ऑफ द मेटल आर जनरली, मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक रहता है। देखिए ये सारे भी प्रश्न रिपीट हुए। यही प्रश्न आपका चौथा वाला मॉडल पेपर में कराया गया है और ये रिपीट हो रहा है। नाइट्रोजन के अणु के में 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध है? नाइट्रोजन के बीच के 2 परमाणु के बीच टोटल 3 अबंध है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपको
तो शायद सबसे पहला वाला मॉडल पेपर से रिपीट है। फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, सोडियम के बाह्य सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? तो मैंने अभी बताया कि इसका जो है वैलेंस सेल में टोटल 1 इलेक्ट्रॉन जो है विद्यमान है, वैलेंस सेल में, सबसे अंतिम सेल हो गया। निम्नांकित में कौन सी धातु उसके गलित क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके प्रयोग किया जाता है? मतलब कि ये आपका बताना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन मेटल क्लोराइड। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नीशियम का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। मैग्नीशियम का, Mg का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है तथा यह तत्व निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा हो सकता है? मतलब कोई भी धातु है, उस धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय हो जाता है, उस तत्व निम्नलिखित तत्वों में से कौन हो सकता है? तो ऑप्शन डी, कैल्शियम हो सकता है। देखिए ये प्रश्न याद करिए और आपको ये प्रश्न याद करिए, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, आपका ये है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ हेलोथेलिन इंडिकेटर इन अल्कलाइन मीडियम? तो इसका हो जाता है गुलाबी रंग, पिंक। हेलोथेलिन सूचक का क्षारीय माध्यम कैसा रंग? अच्छा पूछ देगा फेलोथेलिन सूचक क्या है? तो एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, मतलब कि मैनमेड इंडिकेटर है, मैनमेड इंडिकेटर। मैं फिर से लिख देता हूँ, कृत्रिम वाला सूचक है, कृत्रिम सूचक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, एसिटिक अम्ल को आयुपेक का क्या नाम है? तो एथेनोइक एसिड नाम है। एसिटिक अम्ल जो है, एसिटिक अम्ल क्या होता है? CH3COOH, तो एथेनोइक अम्ल कहला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथ शब्द का रूट वर्ड इथ का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड जुटा हुआ है COOH में, इसके लिए ओइक का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो इथेनोइक हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग कि निम्नांकित में कौन सी धातु तनु H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करती है? ऐसा कौन सा धातु है जो H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करती है? तो वो है कॉपर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, निम्नांकित में धातुओं का युग्म कौन है? धातुओं का युग्म कौन है? तो इसमें से हो जाएगा, मतलब कि सोडियम और कैल्शियम, कार्बन सल्फर, मतलब कि युग्म मतलब कि इसका और इसका प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए, कॉपर सल्फर का सेम होना चाहिए, गोल्ड फॉस्फोरस का सेम होना चाहिए। तो इसमें से सोडियम और कैल्शियम का प्रॉपर्टी मतलब गुण सेम है, इसलिए ऑप्शन ए मारेंगे, इसको याद करेंगे। हीरा अपरूप है कार्बन का, ये भी बता चुका हूँ। कार्बन का अपरूप एक कौन है? C60, जो पिछले मॉडल पेपर में मैंने चर्चा किया। नेक्स्ट है कौन? ग्रेफाइट। तीसरा कौन है आपको? डायमंड। ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे कि कॉपर की परमाणु संख्या कितनी है? तो कॉपर की परमाणु संख्या है 29। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है किस में? टमाटर में पाया जाता है। ये भी आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है? कौन सा ऐसा धातु है जो ठंडा और गर्म में से अभिक्रिया नहीं करता है? ये कौन है? आयरन है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, 69 में, निम्नांकित में कौन अमलगम है? अमलगम किस में होता है? जिसमें आपका देखिए 69 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, निम्नांकित में से कौन अमलगम है? निम्नांकित में से कौन अमलगम है? तो सोडियम और यहाँ मरकरी। अमलगम की बात करें तो यहाँ पर मरकरी यानी कि पारा आना चाहिए, पारा अगर आया तभी समझेंगे वहाँ पर अमलगम है, और पारा सब अगर तीनों ऑप्शन में दे दे तो आप देखिएगा सोडियम कहाँ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, निम्नांकित में से कौन धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो कुछ नहीं, आँख मूंद कर सिल्वर पर मारेंगे, सिल्वर जो है सबसे अच्छा सुचालक है। देखिए कितना आसान प्रश्न आपसे पूछा गया है बोर्ड एग्जाम वाले प्रश्न में, जो बिहार बोर्ड के द्वारा सेट किया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलय से जिंक को विस्थापित कर सकती है? निम्नांकित में से कौन सी धातु जो है जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? तो
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉपर हो जाएगा। ये गलत है, आंसर कॉपर हो जाएगा। जिंक सल्फेट इसका मैं बता देता हूँ, ZnSO4 प्लस Cu, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, CuSO4 प्लस Zn, यानी कि ये वाला जो है इसको हटा देगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, ये तो आपको बता ही दिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्साइड बनता है, यह अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कि ऑक्साइड बनाता है कोई भी तत्व ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन से जुटकर, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाता है, तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में आपका क्या होगा बता देते हैं। पहला होगा ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है। दूसरा होगा इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, इलेक्ट्रॉन लॉस करना। और तीसरा होगा आपको हाइड्रोजन मतलब कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन का हटना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगर पूछ देगा इसी में रिडक्शन, तो ऑक्सीजन का हटना, इलेक्ट्रॉन का जुटना और हाइड्रोजन का जुटना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके घटित होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। मतलब सूर्य का प्रकाश को अपने पास लेता है और उसके बाद उसी के कारण अभिक्रिया होती है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे। PbOH किस प्रकार का लवण है, तो ये जो है आपका क्षारीय लवण है, बेसिक सॉल्ट है, ऑप्शन सी है, ये याद करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। शुद्ध जल का pH मान क्या होता है, 7। मैंने ये तीनों ये ऑब्जेक्टिव में बताते आया है, किसमें, सारे में, मॉडल सेट में। ये जो है 7 से, ये जो कहा गया, ये जो यहाँ पर जो है 7 रहेगा तो न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल। और 7 से ज़्यादा रह गया, यानी कि 7 से ज़्यादा हो गया तो बेसिक कहला जाएगा, ठीक है। फिर और 7 से कम रह गया तो एसिड कहला देगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग कि अपशिष्ट प्रबंध की नई धारणा क्या है। अपशिष्ट प्रबंध की नई धारणा कमी है कि पुनरुपयोग है, पुनर्चालन है, इनमें से सभी। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। याद करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। और जितना सारा रिपीट हो रहा है प्रश्न उसी को याद करिए, देखिए कितना आपके एग्जाम में आने की संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। पॉलीथीन थैलों के बदले किस प्रकार के थैले का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जूट का भी करना चाहिए, क्योंकि जो है पॉलीथीन सालों साल तक नहीं सड़ता है, ठीक है, और हमारे वातावरण में रहकर गंदगी को फैलाता है, गंदे बैक्टीरिया कीटाणुओं को जन्म देता है। इसलिए हमें पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जल्दी सड़ता नहीं, गलता नहीं है। कपड़ा का प्रयोग करना चाहिए, कपड़ा का थैला, ये सब सड़ जाएगा, जूट भी सड़ जाएगा, कागज़ भी आपका सड़ जाता है, गल जाता है। लेकिन इस तीनों में आंसर होगा, तीनों अगर है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कोयला एवं पेट्रोलियम में कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो कोयला एवं पेट्रोलियम में कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो कोयला एवं पेट्रोलियम में आपको नाइट्रोजन प्लस सल्फर पाया जाता है, हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, नाइट्रोजन और सल्फर हो जाएगा। आप याद रखिएगा ये प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। वर्षा जल को भूमिगत जल स्तर तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कैरी द रेन वाटर टू द ग्राउंड वाटर। मतलब कि बारिश वाला जो पानी है उसको ग्राउंड वाटर में, यानी कि ग्राउंड वाटर लेवल में पहुंचाने के लिए, मतलब बारिश हुआ, बारिश होकर जमा हुआ तो भूमि में जो जल है वहाँ उसके स्तर तक पहुंचाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो बोरवेल और डगवेल दोनों करते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। तत्व के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म परमाणु संख्या 19 और 22 के मध्य स्थित है। मतलब कि 19 और 22 के बीच में कौन सा ऐसा युग्म है जिसका सेम प्रॉपर्टी आपको बताया जाएगा। तो ये तो एटॉमिक नंबर है, इस दोनों के बीच में कौन सा तो ऐसा मेटल है जिसका, या एलिमेंट है, मतलब तत्व है जो का प्रॉपर्टी सेम आ रहा है, तो ये है कैल्शियम और स्कैंडियम का।
ऑप्शन बी। चलिए आज के लिए इतना ही। टोटल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम लोग चर्चा कर लिए हैं। पहला पार्ट आपको बता दिया गया, ये दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट में ऑब्जेक्टिव प्रश्न का चर्चा हो गया है पूरी तरीके से। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि बस आप जुटे रहें। हर एक सब विषय का आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट गेस्ट प्रश्न मिलते रहेगा, बस उसी का तैयारी करें। और आपको हर विषय में 90+ स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।